व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में मुख्य जो अंतर है उन्हें हम लोग को व्यवहार जुड़ते रहेंगे तो कैसे होगा। इसकी उत्पत्ति जो है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहीं ना कहीं 1920 से 50 के दशक के बीच में विकसित हुआ, जबकि उत्तर व्यवहारवाद 60 के दशक में व्यवहारवाद के प्रतिक्रिया के स्वरूप में विकसित हुआ। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में विकसित करना। व्यवहारवाद कहता है राजनीतिक विज्ञान जो है एक विज्ञान के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे, राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक सुधार से जोड़ना। व्यवहारवाद क्या करता है? राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक सुधार से जोड़ता है। तीसरा जो है, इसकी जो पद्धति अध्ययन की पद्धति है मात्रात्मक है, और व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद की अध्ययन की पद्धति जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। व्यवहारवाद जो है अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष मानता है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययन में मूल्य और नैतिकता दोनों को महत्व देता है। शोध का दृष्टिकोण सांख्यिकी और अनुभवजन्य तरीकों पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। इसकी अगर राजनीतिक समस्याओं के समाधान की बात करें तो यह विश्लेषण और निष्कर्ष तक सीमित है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद समाधान और सुधार पर भी ध्यान देता है। लोकतंत्र, अब व्यवहारवाद जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, जबकि उत्तर व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। ये मुख्य रूप से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं। व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में मदद की, लेकिन उसकी सीमाओं को देखते हुए उत्तर व्यवहारवाद ने इसके अधिक व्यवहारिक और समाज उपयोगी बना दिया। उत्तर व्यवहारवाद केवल विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक समस्याओं को इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में ये दोनों उपयोगी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो है आपका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आज समाप्त होता है। अगर आपसे को जुड़े कुछ प्रश्न हैं, अगर इससे पहले अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव। कोई प्रश्न पूछना चाहता है? चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा बताइए? अपना नाम बताएंगे और उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। क्या है व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता? सही है, ऑप्शन बी। व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता एम्पिरिकल और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। दूसरा, निम्नलिखित में कौन व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक था? ऑप्शन ए होगा ऑप्शन। व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? सही है। दूसरा का दो, ऑप्शन ए। दूसरा का ए।
तीसरा तीसरा का भी ए होगा सर। व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस व्यक्ति पर किस पर केंद्रित है? व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवहार पर। हाँ ठीक है, ए होगा तीसरा में। 3 का ए। उसके बाद 4 का व्यवहारवाद का उदय। अमेरिका। अमेरिका। व्यवहारवाद का उदय अमेरिका में हुआ। अमेरिका अमेरिका में कहाँ पे हुआ? अमेरिका के शिकागो में। शिकागो में। 5वां क्या है? डेविड ह्यूस्टन होगा सर, ऑप्शन बी। 5 का बी। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसी से संबंधित सारा क्वेश्चन है। 6 का क्या होगा? बी। सी होगा इसका भी। उत्तर व्यवहारवाद प्रमुख विशेषताएं कहाँ है, क्या है? समाज और राजनीतिक समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका। 6 का बी। 7 का सर इनका माइक म्यूट करवाइए ना, मुन्ना कुमार का। हाँ 7 का व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मुख्य अंतर क्या है? अभी मैंने पढ़ाया सबको। यस सर, रुक जाइए। ऑप्शन ए होगा सर शायद। ऑप्शन ए। और कोई? ऑप्शन नहीं सर, बी होगा। बी होगा ऑप्शन। व्यवहारिक राजनीतिक दार्शनिक विषय में बी होगा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। सो के पढ़ाई करेंगे तो सही समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान देना है। ये सारी चीजें जो है आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 8 का बताइए। 8 का ऑप्शन ए, 8 का। 8 का व्यवहारवाद रुक जाइए, क्यों विकसित हुआ? ऑप्शन ए। और कोई? इसमें दो चांस हैं, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक ऑप्शन डी हो सकता है, दार्शनिक सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए, लेकिन नहीं, डी नहीं होगा। ए और बी बहुत राजनीतिक विज्ञान में क्रांति लाने के लिए। नहीं, क्रांति बी होगा सब। बी। ए और बी ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन ए प्रोबेबिलिटी 100% सही। हाँ बी होगा। ए और बी सर लेकिन बी कैसे होगा? व्यवहारवाद की पूर्ण सफलता के कारण दे रहा है व्यवहारवाद, तो पूर्ण सफलता कहाँ होगा? व्यवहारवाद की पूर्ण सफलता के कारण होगा था। सिर्फ और सिर्फ ए इसके होगा। तो कुछ ठीक है, ऑप्शन ए होगा ही सर। मैं ऑप्शन ए होगा। 8 का ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चन में डेविड ह्यूस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को कितने प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए? 8। और कोई? 8 होगा। उत्तर व्यवहारवाद किस नारे पर आधारित है? राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान। उत्तर में सर ऑप्शन बी, रेलेवेंस एंड एक्शन। ऑप्शन बी। सर डी होगा इसका। ऑप्शन बी होगा, संबंधित और रिलेवेंस एंड एक्शन। सत्ता ही सब कुछ है, राजनीतिक केवल व्यवहार का अध्ययन है। ये तो सिर्फ जो है व्यवहारवाद का ही है, इसका जो है बी होगा। ठीक है, इसका जो है बी सही होगा, ये वाला सही होगा, रिलेवेंस एंड एक्शन। ये चलिए 10 क्वेश्चन में किसका सबसे ज्यादा सही हुआ?
मेरा। चलिए, अच्छी बात है। तो राजनीति विज्ञान वर्तमान में जो राजनीति विज्ञान की स्थिति है, उसके हम इतिहास के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी कार्य पद्धति क्या है। इसके साथ साथ हम लोग राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, इस बारे में भी हमने विस्तार से जानने, पढ़ने और समझने का प्रयास किया है। ठीक है। अब यह एक बड़ा मुद्दा है कि राजनीति विज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका जो है उत्थान और पतन किस प्रकार से हुआ है। तो राजनीति क्या है, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि राजनीति विज्ञान समाज, सत्ता, शासन और उसकी नीतियों के अध्ययन करने का एक प्रमुख उपक्रम है। ठीक है। यह जो है राजनीति को समझने के साथ साथ उसके इतिहास को भी समझने की बात करता है। तो हम लोग इसके ऐतिहासिक स्थिति को पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि राजनीति विज्ञान कई बार जो है अपने उत्कर्ष पे रहा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान का मुख्य कार्य क्या था कि जनता के बीच एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना जिसके माध्यम से समाज में, राज्य के बीच एक शांति स्थिति उत्पन्न रहे। ठीक है। तो इसको देखते हुए जो राजनीतिक विज्ञान का राइज है, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक उसके राइज के बारे में, मतलब उसके उत्थान के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, आप में से कोई बताएगा? राजनीतिक विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ? यूनान में। ऐसा माना जाता है कि यूनान में राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ और वहाँ से एक तरह से पूरे विश्व में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। वैसे भारत में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे राजनीति विज्ञान के जन्म के संबंध में कई बार चर्चाएं होती हैं, जिसमें हम लोग लिच्छवी गणराज्य के आप लोगों ने नाम सुना हुआ, जो अभी आप देखते होंगे एक लिच्छवी ट्रेन भी चलती है, सुना है कि नहीं? लिच्छवी गणराज्य जो है, वहाँ पे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, जहाँ पे राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अगर हम लोग देखें तो यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो है, अरस्तु है। उसके बाद मध्य युग में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को समझने और उसे पढ़ने का प्रयास किया गया। मध्यकाल में इस्लाम और अरब देशों में भी राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति और विकास पर तमाम चर्चाएं हुई हैं। अब जब हम लोग मध्यकाल के बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक काल, जिसमें जो बहुत सारे विचारक हैं, जिसमें कुछ विचारकों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हॉब्स, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया, सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। लॉक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, जिसने शक्ति के बंटवारे के बारे में बात किया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्राचीन काल में इसका बहुत अत्यधिक महत्व था। इसी तरह 20वीं शताब्दी में, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल को हम लोग मानते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। व्यवहारवाद का क्लास मैंने कल लिया था, तो व्यवहारवाद की परिभाषा कोई बताएगा? कौन कौन क्लास में जुड़े हुए थे? व्यवहारवाद की परिभाषा कौन बताएगा? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद कल क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया। व्यवहारवाद के कुछ राइटर हैं जिनके बारे में मैंने कल बताया था। ठीक है, कि व्यवहारवाद के बाद जो उत्तर व्यवहारवाद क्यों आया। जब आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी आप सबके लिए, और मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बताइए, व्यवहारवाद की परिभाषा कौन बताएगा? और क्लास करते समय अगर आप
बताइए निशी कुमारी। व्यवहारवाद की परिभाषा जो डेविड ईस्टन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यवहारवाद इसलिए आया कि राजनीतिक विज्ञान प्राचीन काल में एक तरह से संस्थागत अध्ययन का केंद्र बन गया था। व्यवहारवाद आने के पीछे यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों को यह डर लगने लगा कि राजनीतिक विज्ञान अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। उसी के उत्तर में व्यवहारवाद का जन्म हुआ। वो व्यवहारवाद ने क्या किया, राजनीतिक विज्ञान को एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात कही और वैज्ञानिक अध्ययन को पूर्णतः वैज्ञानिक आधारित अध्ययन करने पर बल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं मशीनीकृत अध्ययन। उसी के प्रत्युत्तर में या उसी के विरोध में दूसरा जो सिद्धांत आया उसे हम लोग पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं, उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। और उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की जो परिकल्पना है उसको क्वेश्चन किया, उसके विरोध में खड़ा हुआ और उसने बताया कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति को एक डेटा के आधार पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर पूर्णतः आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और उसमें समय समय में समय काल परिस्थिति और ज्ञान के आधार पर उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के विरोध में व्यवहारवाद का उत्तर व्यवहारवाद का उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो है संस्थागत अध्ययन, 20वीं शताब्दी में जो है कई विश्वविद्यालयों में राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन विषय के रूप में शुरू किया गया। कोई बताएगा राजनीतिक विज्ञान का एक विषय के रूप में अध्ययन किस विश्वविद्यालय में हुआ था? राजनीतिक विज्ञान का जन्म जो है एक विषय के रूप में किस विश्वविद्यालय में हुआ था? अभी नहीं 19वीं सदी के मध्यकाल में जर्मन विद्वान फ्रांसिस लिबर ने अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने पर बल दिया और कोलंबिया विश्वविद्यालय में जॉन बर्गिस एक अमेरिकन राइटर हैं, उनके नेतृत्व में पॉलिटिकल साइंस स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस की स्थापना की गई। और इस स्थापना के साथ जो है दो संस्थाओं का भी स्थापना किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, और दूसरा जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक संगठन है और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू यह एक तरह से पत्रिका है, जिसका मुख्य कार्य क्या है कि विश्व भर में राजनीति से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे हैं। अब राजनीति से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? बताइए, राजनीति या राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? दो देशों में सर अगर किसी तरह का विवाद है तो उसको सुलझाना। बिल्कुल, हाँ, दो देशों में किसी तरह का विवाद है, उसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब प्रस्तावना तो मैंने आप सबको बताया था कि आपको याद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मूल बिंदु हैं प्रस्तावना के, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, आपसी सहयोग, लोगों के मध्य आपसी सहयोग, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे जो है लोकतंत्र या राजनीतिक विज्ञान के मूल तत्व हैं, जिसे प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक पत्रिका अमेरिका में निकाली गई, जिससे 1906 से शुरू किया गया। और यह एक तरह से संस्था जो है पूरी दुनिया में राजनीतिक विज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अब जब 20वीं सदी में राजनीतिक विज्ञान को गोल्डन एज माना जाता है, पॉलिटिकल साइंस का एक तरह से स्वर्ण युग कह सकते हैं कि 20वीं सदी में माना जाता है। इसका कारण क्या है? पूरी दुनिया में 20वीं सदी का मतलब जो है पूरी दुनिया में लोकतंत्र का विकास हुआ, चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। कई देश जो तानाशाह से ग्रसित थे, कई देश जो है राजतंत्र
कई देशों में जो है ओलिगार्की सिस्टम था, कई देशों में धर्मतंत्र था। तो इन सारे चीज़ों में गिरावट आई और लोकतंत्र का प्रचार जो है पूरे विश्व में बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का एक तरह से गोल्डन एज कह सकते हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर में मानव अधिकार, मानव के संबंध में, मानव जीवन को ऊपर उठाने के लिए, मानव सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के मध्य जो है समझौते हुए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके साथ साथ विश्व शांति के लिए भी अध्ययन की बात की गई। इसमें कई बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान रहा, जिसमें हम भारत के महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के थे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, आंग सान सूकी म्यांमार, ऐसे व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में जो मानवीय मूल्य हैं, विश्व शांति के साथ साथ लोगों के आगे बढ़ने के लिए जो मानवीय मूल्य हैं, उनके संबंध में यह बात रखी गई। इसके साथ राजनीतिक विज्ञान के पतन के साथ साथ इसमें गिरावट, डिक्लाइन की बात जो कही जाती है, वो डिक्लाइन क्या है। जब हम लोग डिक्लाइन के बारे में बात करेंगे तो 21वीं सदी की राजनीतिक विज्ञान की तमाम सारी चुनौतियां सामने आता है, जिसे हम लोग पोस्ट ट्रुथ राजनीति या तथ्यों के स्थान पर भावनाओं और नैरेटिव का बोलबाला। अब जो है हमारे देश में ही देखा जाए कि कई बार जो लोगों के साथ जो समस्या आती है वो है फेक न्यूज की। इसके साथ साथ जो नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो रियलिटी है, फैक्ट है, ट्रुथ है, उसको नज़रअंदाज करके एक ऐसा माहौल, नैरेटिव का मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिस माहौल के आधार पर लोगों को मोबिलाइज करने की, या पॉलिटिकल पार्टियां इसका प्रयोग करती हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ धार्मिक संगठन भी इसका प्रयोग करते हैं, कुछ राजनीतिक संगठन इसका प्रयोग करते हैं। कई बार प्रेशर ग्रुप के द्वारा भी यह देखा जाता है कि नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण और अराजकता। कई बार हम लोग देख रहे हैं, अभी वर्तमान में अमेरिका में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद जो है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जो विश्व शांति के लिए और कई देशों के लिए खतरा उत्पन्न करने वाला हो सकता है। और इसके लिए राष्ट्र का मजबूत होने से या राष्ट्रीयता की भावना के मजबूत होने से कई छोटे राज्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि राजनीतिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक देश दूसरे देशों के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित करके एक दूसरे के मध्य सहयोग करें और जो जन कल्याण के लिए कार्य करें। इसके साथ साथ कुछ जो आज राजनीतिक विज्ञान के पतन के लिए अगर जिम्मेदार हैं, तो कुछ तकनीकी विकास के द्वारा जो समस्याएं हम लोग के मध्य उत्पन्न हो गई है, जिसमें हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के साथ साथ डेटा हैकिंग की समस्या है। इसके साथ जो है चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं ईवीएम हैक की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो मूल भावना है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जा रहा है, और लोगों की जो मुख्य मोटो ऑफ द लाइफ है वो उसे चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनावी संगठनों द्वारा, कभी हम लोग देखते हैं कि मीडिया हाउसेस के द्वारा, कई बार हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोगों के जो मोटिव है उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो लोग कई तरह के झूठे प्रचार का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। इस आलोचना में हम लोग देखेंगे कि जो शैक्षणिक और शोध, जब से सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना बढ़ा है, उसके बाद जो शोध, लोगों के पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, राजनीतिक विज्ञान एक विषय के रूप में अध्ययन करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं
उसमें गिरावट, लोगों को पुस्तकों के प्रति जो रुचि कम होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देखकर या जो पॉलिटिकल साइंस के जो ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान के संबंध में जो लिखे हुए ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे पढ़ने के से हम लोग बच रहे हैं। हम लोग शॉर्टकट, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए बस कुंजिका खरीदते हैं और उसको पढ़ के पास होने की बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग कम से कम प्रयास करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह पास हो जाए। मैंने बताया कि कम से कम राजनीतिक विज्ञान जिनका एक विषय है, अगर विषय नहीं भी है तो कम से कम राजनीतिक विज्ञान की कुछ किताबों को आपको खरीदना चाहिए, जिसके लिए मैंने कई बार आप लोग को लिंक भी भेजा कि एक दो किताब कम से कम जो राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ भारतीय संविधान की एक दो किताबें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया था ओम प्रकाश गावा की राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद जो है सुभाष कश्यप या डी बसु का भारत संविधान। 2 किताबें आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब राजनीति विज्ञान के जो पुनरुत्थान की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान का भविष्य क्या हो सकता है, इस संबंध में हम लोग देखेंगे तो जो नए अवसर आए हैं वो है डिजिटल लोकतंत्र, एआई और नैतिकता का, जिसके द्वारा हम लोग जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े विषय को नियंत्रित कर सकते हैं। अब जब आप डिजिटल लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो इससे पहले जो इलेक्शन, जब हम लोग बात करेंगे भारत में पहला चुनाव कब हुआ था, कौन बताएगा? भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? जो इलेक्शन 1949 में, नहीं 1949 में। नहीं 1949 में नहीं हुआ था। पहला इलेक्शन जो है 52 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद और अभी जो है हम लोग एक तरह से देखें, एमपी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हुआ, तो चुनाव प्रक्रिया में कितना बड़ा बदलाव आ गया। और उसमें सबसे बड़ा जो है इलेक्शन जो है एक तरह से महंगा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो गया है। पहले जो है इलेक्शन के खर्च 10,000 20,000 मैक्सिमम होता था और लोग जो है भावनात्मक रूप से नेताओं से जुड़ के वोट देते थे। आज जो है कहीं ना कहीं चुनाव जो है एक तरह से ब्रांडिंग का विषय हो गया है कि पार्टियां जो है उसको फंड करती हैं और उसको एक बड़े बैनर के तले उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें लोकतंत्र में इलेक्शन को जो है अगर खर्चीला होता है तो आम जनता उससे कहीं ना कहीं दूर होती चली जाती है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन में जो डिजिटल लोकतंत्र की बात हो तो ये एआई की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हमें रुकावट पैदा करता है इलेक्शन को आगे बढ़ने में। इसके साथ साथ कुछ जो है नए देशों में लोकतंत्र को थोपने की भी बात आने वाले या हाल के कुछ वर्षों में हमें देखने को मिला। जैसे अमेरिका के द्वारा ईरान में, अफगानिस्तान में जिस तरह से हमला करके वहाँ पे लोकतंत्र को थोपने की बात की गई, कहीं ना कहीं यह जो है लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक विज्ञान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक तरह से तानाशाही रवैये को आगे बढ़ाने का बात करता है। ये कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र के लिए और नागरिकों के लिए खतरे की बात है। अब जब हम लोग लोकतंत्र के भविष्य में इसमें सुधार किस तरह से कर सकते हैं, इस पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमें सबसे जो जरूरी है वो व्यवहारिक शोध पर बल देना चाहिए। अब व्यवहारिक शोध क्या है? ऐसा शोध, ऐसा रिसर्च जो आम जनजीवन से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को रेखांकित करता हो और उसके शोध से आम जनजीवन या आम जनता, आम नागरिकों के जीवन में सुधार की बात करता है। दूसरा है सार्वजनिक नीतियों के लिए जनता को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ने की बात करता है। ठीक है, अगर हम राजनीतिक विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें जो पढ़ने की बात है, समझने की बात है, वो है जनता के लिए पढ़ना, जनता के लिए इसे समझने का प्रयास करना। और इसमें जो व्यवहारिक शोध है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वर्ग अगर किसी राजनीतिक मुद्दे पर सोच करता है, जैसे राजनीतिक व्यवहार,
चुनावी प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया आदि पे वह शोध करने का कार्य करता है, तो किसी मीडिया हाउसेस से न पूछकर जो आम जनता जो राजनीति में डायरेक्ट रूप से भागीदारी अपनी सुनिश्चित करती है, उसे बढ़ावा देने की बात करना चाहिए। इसके साथ साथ जो राजनीति में मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो राजनीति में भ्रष्टाचार है, राजनीति में जो भाई भतीजावाद है, राजनीति में जो पैसे की बोलबाला है, उसे हमें खत्म करने की बात करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर सकें और आने वाले समय में राजनीतिक विज्ञान को और भी मजबूती से आगे बढ़ा सकें। अब जब राजनीतिक विज्ञान के स्थिति, पतन और उत्थान के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो यह सामाजिक विज्ञान के साथ साथ हमारे देश के आर्थिक, वैश्विक, सामाजिक एक तरह से बहुआयामी प्रकृति के साथ नए तकनीकों को, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करती है। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान वर्तमान में बहुत ही रोचक विषय के रूप में है, जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो राजनीतिक विज्ञान का पुनरुत्थान कैसे होगा? जब तक व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, राजनीतिक विज्ञान का जो मूल उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो समय के साथ साथ अपने स्वरूप में भी परिवर्तन करता रहता है, और आज तमाम चुनौतियों के बावजूद भी राजनीति विज्ञान अपनी महत्ता या अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। इस प्रकार से आज हम लोग इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे, और इससे जुड़े राजनीतिक विज्ञान के उत्थान और पतन से जुड़े कोई भी आपके प्रश्न हो तो हम उसको आज देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, वो उदारवाद से संबंधित होगा। अगला टॉपिक जो है आपका वो उदारवाद से संबंधित है, जिसमें उदारवाद क्या है, उसके अगला जो टॉपिक है वो उदारवाद है, मार्क्सवाद है और समाजवाद है और अराजकतावाद है। मैं अब सोच रहा हूँ कि जो भी टॉपिक कराया जाए उससे संबंधित कम से कम 10 क्वेश्चन आपको लास्ट में कराएं, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक साथ करके आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। और अगर 200 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक अच्छी तैयारी है। 200 में अगर 70% या 60% भी आप लोग क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं तो आप लोग की जानकारी या आप लोग की पढ़ाई लिखाई की दिशा सही दिशा में बढ़ रही है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो राजनीतिक विज्ञान की स्थिति, पतन और उत्थान से संबंधित तो पूछ सकता है, या कुछ ना समझ में आया। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बता देते तो हम लोग थोड़ा हाँ, पढ़ते उसका भी सिलेबस, ये लेक्चर खत्म होने का उसका सिलेबस अभी आधा मैंने बनाया हुआ है, और उसको अभी ट्रांसलेट करके और रिजल्ट आने के बाद या मार्च में थर्ड सेमेस्टर का भी क्लास जो है एक मैं उसको स्टार्ट करूँगा, उसमें आप लोग को थर्ड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास लेते तो अच्छा रहता यूट्यूब पे। हाँ, कुछ क्लास लेंगे हम, और ये सारा जो रिकॉर्ड होगा ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, तो आप लोग उसको वो करेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग फिर नए टॉपिक उदारवाद, मार्क्सवाद और सर मेरे समाजवाद। अटेंडेंस बना दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस आप सबका बन जाएगा। जो लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, तो फिर आपका अटेंडेंस की आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।